नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं जब्त कहानियों की श्रृंखला जो कि जब्तशुदा साहित्य विशेषांक जनवरी अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है और एक बहुत अच्छी पहल मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौरान हम कुछ क्रांतिकारियों के नाम से ही वाकिफ़ होते रहे हैं और लगता है कि कुछ क्रांतिकारियों का ही योगदान है देश की आज़ादी में, और भारत के तमाम असंख्य करोड़ों ऐसे नाम जो इतिहास की किताबों में दफन हो गए। तो इस संबंध में मुझे लगता है कि बड़ा ही ये हृदय स्पर्शी प्रयास है। जो भी राष्ट्रवादी प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको तो ये हृदय स्पर्शी ही लगेगा। तो आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं ये भारत में हर साहित्य प्रेमी उनके नाम से वाकिफ़ हैं, जानते हैं इनको, और वास्तव में इनको कहा तो जाता रहा कि ये आप कलम के सिपाही हैं, लेकिन हमेशा इन्होंने कलम की मजदूरी की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, और मैं आज जिस कहानी को पढ़ने जा रहा हूँ ये कहानी इतिहास की उन कहानियों में से है जो इस साहित्य को जब्त कर लिया गया, बैन लगा दिया गया, और अगर इसको जब्त नहीं किया गया होता तो कलम के जो वास्तव में सिपाही थे, हालांकि उन्होंने कलम की हमेशा मजदूरी की, क्योंकि जो सम्मान, जो सुविधाएं इस साहित्यकार को, इस लेखक को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वह जिंदगी भर बड़े ही दयनीय स्थिति में रहे, लेकिन साहित्यकारों की जमात में इनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता रहा है और रहेगा। तो आज हम वैसे ही महान व्यक्तित्व, अब तक आप समझ गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी को लेकर उपस्थित हैं। तो ये कहानी है सोजे वतन। सोजे वतन। तो आज हम इस कहानी का वाचन करेंगे। क्योंकि क्लास 8th 9th में मैं जब था तो इस कहानी के बारे में मैंने सुना था, और तब मेरे जहन में, मेरे मन में एक ख्वाब था कि इस कहानी को कहीं मिल जाती तो पढ़ लेता मैं। उस समय विद्यालय की लाइब्रेरी वगैरह कहीं भी ये किताब नहीं उपलब्ध थी, और आज संजोग कह लें, सौभाग्य कह लें, आज मुझे मिला है तो मैं इसका वाचन करूँगा। आप भी पेशेंस के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दीदार फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से रुखसत हुआ और किस्मत मुझे मगरिब की तरफ ले चली, मुझ पर सबाब का आलम था। मेरी रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े बड़े इरादों से भरा हुआ था। मुझे प्यारे हिंदुस्तान से किसी जालिम के जोरों जब या इंसाफ के जबरदस्त हाथों ने नहीं जुदा किया था। नहीं, जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियां मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश से जिला वतन किया। मैंने अमेरिका में खूब तिजारत की, खूब दौलत कमाई और खूब ऐश की। खूबी एक किस्मत से बीवी भी ऐसी पाई जो हुस्न में अपनी आप ही नजीर थी, जिसकी खुबरूई का सोहरा सारे अमेरिका में फैला हुआ था और जिसके सीने में किसी ऐसे ख्याल की गुंजाइश भी न थी जिसका मुझसे ताल्लुक न हो। मैं उस पर दिलो जान से फिदा था और वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे 5 बेटे हुए, खुसरू, कवि, हैकल और सआदतमंद।
जिन्होंने तिजारत को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारे वतन का आखिरी दीदार देखने के लिए कदम उठाया। बीच में थोड़ा गैप हो गया, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मैंने बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, ऐसी ऐसी बेबहा नेमतें तर्क कर दी इसलिए कि प्यारी भारत माता का आखिरी दीदार कर लूं। मैं बहुत ज़ईफ हो गया हूं। 10 और हों तो पूरे 100 बरस का हो जाऊं। अगर अब मेरे दिल में कोई आरज़ू बाकी है तो वह यही है कि अपने वतन की खाक का पैबंद बनूं। यह आरज़ू कुछ आज ही मेरे दिल में मौजजन नहीं हुई है, नहीं उस वक्त भी जबकि मेरी बीवी अपनी अपनी शीरी कलामियों और नाजुक अदाइयों से मेरा दिल खुश किया करती थी, जबकि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं यहाँ जिला वतन हूँ। यह देश मेरा नहीं है, मैं इस देश का नहीं हूँ। धन मेरा था, बीवी मेरी थी, लड़के मेरे थे और जायदादें मेरी थीं, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर वतन के सिकस्ता झोपड़े और तरका की चंद बीघा जमीन और बचपन के साथियों की याद सता जाया करती थी। और अक्सर मुसर्रतों की गहमागहमी और सादमानियों के हुजूम में भी यह ख्याल दिल में चुटकी लिया करता था कि काश अपने देश में होता। मगर जिस वक्त बंबई में जहाज से उतरा और काले काले कोट पतलून पहने और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह दिखे, फिर अंग्रेजी दुकानें, ट्रामवे और मोटर कार गाड़ियां नजर आईं, फिर रबड़ वाले पहियों और चुरट वाले आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन दिखा और रेल पर सवार होकर अपने गांव को चला, प्यारे गांव को जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच में वाक़ था। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था। यह वह देश न था जिसके दीदार की आरजू हमेशा मेरे दिल में मौजे मारा करती थी। यह कोई और देश था, यह अमेरिका था, इंग्लिस्तान था, मगर प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ियां रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को तय करके मेरे प्यारे गांव के करीब पहुंची, जो किसी जमाने में फूल पत्तों की इफरात और नदी नालों की कसरत से रस की फिरदौस बना हुआ था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरा दिल बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 80 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों ज्यों मैं गांव के करीब आता था, मेरे कदम जल्द जल्द उठते थे और दिल पर एक नाकाबिले बयान मुसर्रत का असर हो रहा था। हर चीज पर आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता। यह वह नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब उसके दोनों तरफ कांटेदार तारों की चार दीवारी खिंची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूक के लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने या नहलाने की कतई मुमानियत थी। गांव में गया और निगाहें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब लुक्म ए अजल हो गए थे और मेरा घर, मेरा सिकस्ता झोपड़ा जिसकी गोद में बरसों तक खेला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों के मजे लूटते थे, जिसका नक्शा अभी तक आंखों में फिर रहा था, वह अब एक खाकस्तर हो गया था। मकाम गैर आबाद न था। सदा आदमी चलते फिरते नजर आए जो अदालत और कलेक्टरी और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे से तफक्कुर और पज़ मुर्दगी नुमाया थी
और वह सब अफकारे दुनिया से खस्ता हाल मालूम होते थे। मेरे साथियों के से कवि हैकल, खुसरू, सुख, सफेद नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहां अब दरो दीवार सिकस्ता स्कूल था और उसमें चंद मरीज सूरत गुरसना गुरसना रू और दलक पोस लड़के बैठे ऊँघ रहे थे। न, यह मेरा देश नहीं। यह देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसके खुशगवार साये में हमने बचपन की बहारें उड़ाई थी, जो हमारे छुटपने का गहवारा और आलमी जवानी की आरामगाह था। आह, इस प्यारे बरगद को देखते ही दिल पर एक रिक्कत तारी हो गई और ऐसी ऐसी हसरतनाक, दिलसोज और दर्दनाक यादें ताजा हो गईं कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थीं और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा लजीज और सीधी मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली, जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे, और वह कहाँ गए? आह, मैं गुर्द जदा मुसाफिर, क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के दरख्त के करीब अब थाना था और दरखत के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास 10-20 और लाल पगड़ी वाले दस्त बस्ता खड़े थे और एक नीम बरहना कहत जदा सख्त, जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, बड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देश नहीं, यह कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा वतन नहीं, हरगिज नहीं। इधर से मायूस होकर मैं उस चौपाल की तरफ चला जहां शाम के वक्त पिताजी गांव के और बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कहे उड़ाते थे। हम भी उसी टाट के फर्श पर कलाबाजियां खाया करते थे। कभी कभी वहां पंचायतें भी बैठती थीं, जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही होते थे। इसी चौपाल से मुल्हिक एक गौशाला थी जहां गांव भर की गायें रखी जाती थी। हम यहीं बछड़े के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस, अब इस चौपाल का पता न था। वहां अब गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाकखाना था। इन दिनों इसी चौपाल से लगा हुआ एक कोल्हू आड़ा था जहां जाड़े के दिनों में ऊख पेरी जाती थी और गुड़ की खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गड़ेरियों के इंतजार में बैठे रहते थे। गड़ेरिया काटने वाले मजदूर की सुबुक दस्ती पर हैरत करते थे। जहां सदहा बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था, यहाँ आसपास के घरों से औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लेकर आते और उन्हें रस से भरा कर ले जाते। अफसोस, वह कोल्हू अभी ज्यों के त्यों गड़े हुए हैं, मगर देखो, कोल्हू आड़े की जगह पर अब एक सन लपेटने वाली कल है और उसके मुकाबिल एक तंबोली और एक सिगरेट की दुकान है। इन जिगर खरास नज़ारों से मैंने दिल शिकस्ता होकर एक आदमी से, जो सूरत से शरीफ नजर आता था, कहा, बाबा, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़ रहने के लिए मुझे जगह दे दो। इस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गौर की निगाह से देखा और तब बोला, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, आगे जाओ। 5वीं बार दस्ते सवाल फैलाने पर एक साहब ने एक मुट्ठी भर चने मेरे हाथ में रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़े और फिर आंखों से अश्क की धार बहने लगी। हाय, यह मेरा प्यारा देश नहीं, यह कोई और देश है। यह हमारा मेहमान नवाज, मुसाफिर नवाज प्यारा वतन नहीं, हरगिज नहीं। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर अपनी अगले वक्तों की याद करने लगा कि एकाएक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रही थी।
मैं उधर की तरफ लपका कि राहत किसी तरह वहीं कायूं, मगर अफसोस, हाय अफसोस, धर्मशाला की इमारत ज्यों की त्यों थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिर के रहने के लिए जगह न थी। शराब और शराब खुमारी, बदकारी और कुमारबाजी ने उसे अपना मस्कन बना रखा था। यह कैफियत देखकर बेअख्तियार दिल से एक ठंडी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं, नहीं और हजार बार नहीं। यह मेरा वतन, मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं। यह कोई और देश है, ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज नहीं। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने नाम अलाप रहे थे। मैं बादिले पुर्द उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या फिर अपने बच्चे, प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका के खाक में मिलाऊं? अब तक मेरा कोई वतन था। मैं गरीबुल वतन जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब मैं बेवतन हूं, मेरा कोई वतन नहीं। इसी गौरव खौज में मैं बहुत देर तक खामोश सर बजानू बैठा रहा। रात आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाया और किसी के गाने की आवाज कान में आई। दिल ने गुदगुदाया, यह तो वतन का नगमा है, यह देश का राग है। मैं चट उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूं कि 15-20 औरतें, बूढ़ी चई सफेद धोतियां पहने, हाथों में लोटे लिए स्नान को आ जा रही और गाती जाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस पुरसरूर दिल खरास राग से मेरे दिल पर जो कैफियत तारी हो गई, उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका की शौक से शौक और खुशमिजाज से खुशमिजाज हसीनों का आलाप सुना था और बारहा उनकी जबानों से मोहब्बत और प्यार के अल्फाज सुने थे जो दिलकश नामों से भी ज्यादा शीरी थी। मैंने प्यारे बच्चों के जो मजा, अधूरे बोलों और तुतलाती हुई जबानों का लुत्फ उठाया था। मैंने खुशनुमा चिड़ियों का चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ, जो आनंद मुझे इस नरमे में आया, वह मुझे जिंदगी में कभी ना हासिल हुआ। मैं खुद गुनगुना कर गाया, प्रभु मेरे अवगुण, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मैं वज्द के आलम में था। फिर मुझे अब बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों से पीतल के कमंडल लिए शिव शिव हर हर गंगे नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, यह तो देश, प्यारे देश की बातें हैं। फुरते मुसर्रत से दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुंचे जिसका नाम मुकद्दस है, जिसकी लहरों में गोता लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू बरकते उज़्मा समझता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। किसी जमाने में मैं सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को जाया करता था। उनके दर्शन की तमन्ना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में गोते लगाते देखा था। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में मसरूफ थे, कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे और कुछ और लोग वेद मंत्र बड़ी खुश अलहानी से पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी की दीदार की, इसी खाक में पैबंद होने की हसरत मेरे दिल में थी। मैं इंतहाई सुरूर के आलम में था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर गंगा माता के गोद में गिर पड़ा।
जैसे कोई बेसमझ भोला भाला बच्चा दिन भर नाहमदर्द लोगों में रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़कर आए और उसकी छाती से चिमट जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। यह मेरा प्यारा वतन है। यह लोग मेरे भाई हैं। गंगा मेरी माता है। मैंने इन गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली और अब मुझे सिवाय राम राम जपने के और कोई काम नहीं। मैं रोज शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और यह मेरी ख्वाहिश और आरजू है कि इस जगह मेरा दम निकले, मेरी हड्डियाँ गंगा माता के पास लहरों के नजर हों। मेरे लड़के, मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा का किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहां नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि मेरा मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा वतन है और मेरी लालसा है कि मैं वतन में मरूं। और ये कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह से साभार ली गई है। सोजे वतन। धन्यवाद।